कुछ अपने बारे में बताएं, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। जी सर मेरा नाम अभिषेक है और सर स्नातक में मैंने बीटेक किया है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, और उसके साथ सर 2 साल जॉब किया है निजी क्षेत्र में एज ए क्वालिटी इंजीनियर, और अभी सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा हूँ। कहाँ पर आपने जॉब किया था? सर माइक्रोमैक्स मोबाइल में मैंने 2 साल ऐसे क्वालिटी इंजीनियर काम किया है रुद्रपुर में। आप इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशंस के इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर चुके हैं। सिविल सेवा में यदि आपका चयन होता है तो इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग को आप शासन प्रशासन के कार्यों में कैसे प्रयोग करेंगे, कहाँ कहाँ प्रयोग करेंगे? सर इलेक्ट्रॉनिक्स में सर आजकल सर मोबाइल का यूज कई स्तर पे देखा गया है कि जो अपने अपने जो सबऑर्डिनेट हैं सर उनसे कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करने में, और जो जिसको हम सर्व कर रहे हैं जो पीपल हैं उनसे फीडबैक लेने के लिए, और सर फेसलेस कॉन्टेक्ट को खत्म करके और सर्विस डिलीवरी को और एफिशिएंट बनाने में सर काफी क्षेत्र हैं ऐसे इलेक्ट्रॉनिक्स का यूज करने के लिए। जैम ट्रिनिटी के बारे में सुना है आपने? JAM, जैम ट्रिनिटी। यस सर सरकार की सर एक अम्ब्रेला स्कीम थी जिसके थ्रू सर जनधन योजना आधार और मोबाइल को जोड़ के जो सर्विस डिलीवरी है सर उसको इफिशिएंट बनाया गया है। आज भारत के किसी एक राष्ट्र महापुरुष से जुड़ा हुआ दिन है, किनका दिन है आज? सर आज जो हमारे फ्रीडम फाइटर रहे हैं चंद्रशेखर आजाद जी, उनका जन्म दिवस है, और उसके साथ लोकमान्य तिलक जी का भी जन्म दिवस है। तो इनके बारे में कुछ जानते हैं आप? चंद्रशेखर आजाद और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के विषय में कुछ पढ़े हैं? जी सर चंद्रशेखर आजाद जी का जन्म 1906 में हुआ था, और उनका काफी कम उम्र में वो स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ गए थे, और जो काकोरी कांड था इन दोनों का बड़ा प्रसिद्ध नारा है, चंद्रशेखर आजाद का भी और लोकमान्य तिलक का भी। वो नारा क्या था जरा बता दीजिए, बहुत लोकप्रिय है। सर तिलक जी का नारा था सर स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसको लेके रहूंगा, और चंद्रशेखर आजाद जी का सर एक नारा सर एग्जैक्टली नहीं याद कर पा रहा हूँ, लेकिन उन्होंने सर कहा था अंतिम सप्ताह कि आजाद हूँ आजादी रहूंगा, था वही बहुत लोकप्रिय हो गया था। अदालत के दौरान उन्होंने कुछ कहा था, वही बहुत लोकप्रिय हो गया था। क्या कहा था उन्होंने? सर जब वो ब्रिटिश भारतीय सरकार थी, जब उनकी तलाशी कर रही थी, उस समय सर उनके सर शब्द थे अपने साथियों से कि जीते जी मुझे जो है वो नहीं पकड़ सकते, तो उन्होंने खुद को ही जब वो मुठभेड़ के दौरान अंतिम समय पे खुद को ही गोली मार के और जान न्यौछावर कर दी देश के लिए। इस समय आप कहाँ से अभी कनेक्ट हो रहे हैं? सर अभी मैं शाहजहांपुर में हूँ, अपने होम टाउन में। शाहजहांपुर में? शाहजहांपुर बहुत चर्चित है, किन बातों के लिए? शाहजहांपुर की कुछ हमें आप ऐतिहासिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक या कोई वहां की विशेष बात है बताना चाहेंगे? सर हाल ही में सर शाहजहांपुर को 70वां नगर निगम बनाया गया था, उस वजह से भी चर्चा में था। उसके साथ सर हमारे शहीद अशफाक उल्लाह खां और पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का जो जन्मस्थली है सर वो शाहजहांपुर है। उसके साथ कृषि को शहीदों की नगरी भी कहा जाता है। जी सर शहीदों की नगरी भी कहा जाता है, मांग चल रही है कि उसका नामकरण किया जाए शहीदों की नगरी के। शाहजहांपुर में टाउन हॉल गए? जी सर टाउन हॉल है। वहां पर किन जो मंदिर के बगल में 3 मूर्तियां स्थापित हैं, किन महापुरुषों की? सर अशफाक उल्लाह खां, शहीद अशफाक उल्लाह खां हैं, उसमें पंडित राम प्रसाद बिस्मिल है और ठाकुर रोशन सिंह है। वेरी गुड। आपके जिले से कौन सा उत्पाद ODOP में चुना गया? सर इसमें सर जरी का काम सर वो है सर जरी। कुछ करंट की बात करें, अगर हम कोविड की बात करते हैं स्पेशली,
जो कि अभी भी करंट अफेयर में ही है। तो इसमें लेकर के एक शब्द है हर्ड इम्यूनिटी का। हर्ड इम्यूनिटी से आप क्या समझते हैं? मैम, हार्ड इम्यूनिटी के अंतर्गत अगर कोई इन्फेक्टियस डिजीज है और हमारी पॉपुलेशन का एक मैक्सिमम पार्ट अगर उससे इन्फेक्ट हो जाता है तो वो एक इम्यूनिटी डेवलप कर लेता है, जो कि शुरुआती दिनों में उसमें देखा गया था ब्रिटेन में, उसकी काफी आलोचना हुई। उसके बाद हाल ही के दिनों में दिल्ली में हमारे एम्स के डायरेक्टर का जो बयान आया है कि दिल्ली के कुछ एरियाज में हार्ड इम्यूनिटी डेवलप हो गई, इसलिए वहां पे रिकवरी फेज स्टार्ट हो गया है। तो हम यही है। अच्छा, अभी गवर्नमेंट ने N95 मास्क को बैन किया है। N95 मास्क क्या थे, क्या इनकी विशेषता थी और क्यों इनको फिर बैन कर दिया गया? यस मैम, इस N95 मास्क एक रिस्पायरेटरी मास्क है जो कि लिक्विड और जो एयरबोर्न पार्टिकल्स है उनका फिल्ट्रेशन करता है और उनको बचाता है कि वो मतलब एंटर ना करें नोज या माउथ के थ्रू। तो हाल ही के दिनों में अभी गाइडलाइन आया है सरकार का कि वो उस चीज को तो बचा रहा है, लेकिन उसमें जो फिल्टर लगा होता है, वो जो एक्सेल हम एयर करते हैं, छोड़ते हैं जो सांस, वो फिर एटमोसफेयर में आ जाता है। तो उसके उसके लिए वो मतलब स्प्रेड कर सकता है, मतलब हमको बचा रहा है लेकिन सामने को स्प्रेड कर रहा है। इसलिए कॉशन जारी किया गया कि उसका प्रयोग सरकार उस पर ध्यान दे और उसको रोकथाम करे। तो क्या बिना बॉल के मास्क का प्रयोग किया जाना चाहिए? मैम, कंपेयर में जो सब्स्टिट्यूट दिया गया है 3 लेयर मास्क, ज्यादा उसके कंपेयर में ज्यादा से तो बेटर है, हम भी बचाता है जो एयरबोर्न पार्टिकल्स है जाने से, और उसके साथ सामने वाले को जो हम अगर कहीं पे जाते हैं तो वहां पे भी वो सेफ्टी पर्पज से ज्यादा अच्छा है। कुछ जरा सा आत्मनिर्भर भारत योजना के बारे में बताइए। जी मैम, प्रधानमंत्री जी ने जो अपना पैकेज की जो घोषणा की थी 20 लाख करोड़ से ज्यादा का था, उसमें आत्मनिर्भर भारत शब्द का प्रयोग किया था। तो उसको सेगमेंट में डिवाइड किया था हमारी वित्त मंत्री जो हैं। तो उसमें एग्रीकल्चर का था, एनर्जी का था और एमएसएमई का था। तो उसमें उन्होंने जिन क्षेत्रों में भारत को आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है, तो उस क्षेत्र के लिए प्रमुख स्तंभों को बता दीजिए, आपका उत्तर पूरा हो जाएगा। इसके बेसिक पिलर्स क्या है? सर इसमें सर एनर्जी के लिए था, एग्रीकल्चर के लिए था, और हमारा बैंकिंग और जो अर्थव्यवस्था है उसके लिए था। सर बाकी सर नहीं याद कर पा रहा हूँ, उसमें सर 5 या 6 स्टेट्स थे मेन। अच्छा, अभी एक योजना आई थी बीसी सखी योजना, सुना है आपने इसके बारे में? जी मैम। क्या थी बीसी सखी योजना? मैम पढ़ा है, अभी इसको याद नहीं कर पा रहे हैं। तो आपका ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस में डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी एसपी और कुछ चेंज है या यही ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस है आपका? हाँ सर, यही है सर। अच्छा, डिप्टी एसडीएम पहला है, डीएसपी सेकंड है, उसके बाद एसीसीटी है, फिर सर एआरटीटीओ सर। अच्छा ठीक। आज आपने एक हाल में खबर पढ़ी हो तो बैंकों का विलय किया गया है, ये खबर पढ़ी थी आपने? बैंकों का विलय हो गया है। हाँ सर, अभी बात चल रही है कि सर अब सिर्फ 5 जो नेशनलाइज बैंक हैं वो रहेंगे सर। हाँ, तो जो अब नई बात हो रही है, जो हमारे वर्तमान चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं सुब्रमण्यम साहब, उन्होंने कहा है कि भारत को ज्यादा बैंक की जरूरत नहीं है और विश्व के 100 बड़े बैंक में एक भी भारत का नहीं आता। हमें बैंकिंग व्यवस्था में बहुत बदलाव करना है। और एक ही साथ उन्होंने और कहा कि कोविड के संदर्भ में बैंक अपना कार्य कर पाने में सफल नहीं रहे। जितनी बड़ी मात्रा में उनको ऋण बांटना चाहिए था उन्होंने नहीं बांटा, और इसलिए एक दूसरा आर्थिक पैकेज भी सरकार ला सकती है जब कोई वैक्सीन वगैरह आ जाए। ये पढ़ा आपने आज? जी सर।
तो आपको क्या लग रहा है, इस कथन के पीछे का मंतव्य क्या है और इसका अभिप्राय क्या है? सर पहले जो सुब्रमण्यम साहब ने कहा कि सर वैक्सीन आने के बाद ही दूसरा स्टिमुलस पैकेज देंगे, क्योंकि सर अभी इकोनॉमी की जो ट्रेजेक्ट्री है वो एम्बिगुअस है सर, क्योंकि अभी केसेस भी हैं जैसे बढ़ रहे हैं सर इतना ज्यादा। तो अभी कोई स्टिमुलस पैकेज देता कॉन्फिडेंस इतना नहीं होगा बिकॉज ऑफ द एम्बिग्यूटी क्रिएटेड बाय कोविड। तो इसलिए सर जो पैकेज, अब दूसरे पैकेज की बात हो रही है वो वैक्सीन आने के बाद, जबकि हमारी जो ट्रेजेक्ट्री है इकोनॉमी की वो क्लैरिटी में आ जाएगी कि अब कैसे जाना है, कैसे क्या काम करना है, उसके बाद दिया जाएगा सर। तो उसके ऊपर उन्होंने ये कथन कहा था सर। एक वाणिज्यकर अधिकारी के रूप में आपको क्या लगता है कि जीएसटी का क्रियान्वयन सही ढंग से हुआ या उसमें बहुत सारी कमियां, दोष, विसंगतियां रही? अगर रही तो क्या क्या सुधार और सुझाव आपकी ओर से होंगे? सर इन एन इकोनॉमी ऑफ $3 ट्रिलियन नियरली, और सर 135 करोड़ लोग हैं सर, तो जो हाईएस्ट लेवल पे इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए था वैसा ही हुआ, लेकिन सर क्योंकि इतनी वास्ट इकोनॉमी है और अनऑर्गेनाइज सेक्टर काफी ज्यादा है तो उस हिसाब से सर इफेक्टिविटी नहीं आ पाई जिस हिसाब से आना चाहिए था। उसके सर कई इतनी बड़ी हमारे देश की जनसंख्या है, इतनी विविधता है, इतनी समस्याएं हैं, ये क्या पहली बार संज्ञान में आया क्या? ये पहले नहीं पता था? नहीं सर, नहीं पहले ही पता था, लेकिन सर ये एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चरल चेंज था टू हार्मोनाइज द होल टैक्सेशन। इतना बड़ा सर हार्मोनाइज्ड टैक्सेशन स्ट्रक्चरल ऑल्टरेशन आफ्टर द इंडिपेंडेंस, दिस वाज द फर्स्ट टाइम व्हिच वाज टेकन प्लेस। वैट जो सर इससे पहले वैल्यू एडेड टैक्स था सर, वो पहले सेंटर पे लागू किया गया, फिर स्टेट पे आया, तो सर इतना ज्यादा हार्मोनाइजेशन नहीं था। विद दिस वन स्ट्रोक ऑफ जीएसटी we were able to create a one market, one national market. We were able to harmonize whole taxation and we were able to curtail the tax avoidance in indirect tax. सर तो इन 3-4 चीजों को एक तीर से निशाना हमने मारा, इसलिए सर थोड़ी दिक्कतें आई, लेकिन जैसा कि हम लोगों ने जीएसटी काउंसिल ने सर प्रेडिक्ट किया था कि 1,05,000 से 1,12,000 मंथली अगर जीएसटी आ रहा है देन वी विल एबल टू अचीव द सक्सेस। तो अभी सर कोविड से प्री कोविड कलेक्शन जो था सर, इट वाज स्टेबलाइजिंग नियरली 1,05,000 के बीच। तो सर कुछ कमियां हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, फिर भी इम्प्लीमेंटेशन और उसका जो क्रियान्वयन है अच्छे हुआ है सर। आपका वैकल्पिक विषय क्या है? मेरा सर वैकल्पिक विषय ज्योग्राफी है सर। एक सवाल है, व्हाट इज डिफरेंस इन नेचुरल वायरस एंड मैन मेड वायरस? ये समसामयिकी पर से पूछ रहा हूँ वायरस के बारे में। नेचुरल वायरस और मैन मेड वायरस में क्या डिफरेंस है? सर वायरस जो सर एक लेबोरेटरी में बनता है सर, जो नेचुरली पाया नहीं जाता है, या नेचुरल वायरस लेके उसको हम लोग जीन एडिटिंग करके सर उसे और घातक बना देते हैं, तो उसको सर मतलब अ वायरस इन वन लाइन डेफिनेशन वी कैन से अ वायरस cultured in a laboratory controlled environment is a man-made virus, while the virus which is prevalent naturally in animals as well as in humans as well in everywhere naturally, they are naturally occurring viruses. ठीक है प्रखर, why so many epidemics originate in Asia and Africa? Why so many epidemics originate in Asia and Africa? ज्योग्राफी आपका विषय है, इन दो कॉन्टिनेंट्स की ऐसी क्या ज्योग्राफी है कि एपिडेमिक्स यहाँ सबसे ज्यादा की घटनाएं आती हैं? सर एशिया और अफ्रीका में सबसे ज्यादा सर एपिडेमिक्स इसलिए आते हैं क्योंकि सर पहला रीजन एक ज्योग्राफिकल रीजन है, क्योंकि ये ट्रॉपिकल क्लाइमेट है सर। तो सर यहाँ पे बारिश और गर्मी ज्यादा होती है,
जिसके कारण इट प्रोवाइड्स एन निशे एरिया फॉर द वायरस टू डेवलप। पहला कारण ये है सर। दूसरा कारण ये है कि एपिडेमिक इसलिए बन पाता है क्योंकि इनिशियल लेवल पे वो कंट्रोल नहीं हो पाते, बिकॉज ऑफ द सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ एशिया एंड अफ्रीका, दे आर नॉट मेडिकली डेवलप। ये दो रीजन है कि सर सबसे ज्यादा जो वायरसेस हैं। प्रकाश जी, ये बात लैटिन अमेरिका के लिए नहीं कही जाती। Why so many epidemics originate in Asia, Africa and South America? बट कि एशिया और अफ्रीका तक ही ये बात सीमित है। थर्ड वर्ल्ड में लैटिन अमेरिका भी आता है, साउथ अमेरिका, वहां भी ये सुविधाएं नहीं है, बहुत जल्दी चीजें कंट्रोल में नहीं आती। सर वहां पे सर अभी जीका वायरस तो जो था सर वो वहीं से ओरिजिनेट हुआ था सर, लैटिन अमेरिका से हुआ था सर वो भी। तो सर एपिडेमिक्स जो है सर वो लैटिन अमेरिका में भी होते हैं, लेकिन वहां पे इसलिए इतने ज्यादा नहीं है क्योंकि सर पॉपुलेशन डेंसिटी है जो सर वहां पे वो इतनी ज्यादा नहीं है सर। और हमारी अफ्रीका और एशिया में जो सर पॉपुलेशन डेंसिटी है दैट इज वेरी मच एंड दैट इज हेल्पफुल इन स्प्रेडिंग द वायरस। कुछ अपने बारे में बताएं, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। सर मेरा नाम अमरीश तिवारी है, मैं मिर्जापुर उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं। मैंने 1996 में अपना मैट्रिक और 98 में इंटरमीडिएट का एग्जाम गवर्नमेंट इंटर कॉलेज मिर्जापुर से किया है। उसके बाद जनवरी 1919 में सर मैं इंडियन नेवी एज ए SSR ज्वाइन किया था और 20 साल की सेवा के बाद 31 जनवरी 2019 को मैं सेवानिवृत्त में हो गया हूं सर। सर मैं मैरिड हूं, मेरी एक बीवी, मेरे एक बच्ची और एक बच्चा है और फिलहाल मेरा चयन भारतीय रेलवे में जूनियर इंजीनियर के पद पे हुआ है, लेकिन अभी ज्वाइनिंग नहीं आई है। किस पद पर हुआ है? जूनियर इंजीनियर सर। तो भारतीय नौसेना में कार्य करते हुए आप किस कमान में तैनात रहे हैं? सर मैं भारतीय नौसेना के तीनों कमांड में काम कर चुका हूं और उसके अलावा मैं इंटीग्रेटेड कमांड अंडमान और निकोबार में भी काम कर चुका हूं। ये ऑपरेशन मालाबार के बारे में सुना है आपने, आजकल बड़ा चर्चा में? सर ऑपरेशन मालाबार भारत के मालाबार कोस्ट पर, जो कि कोचीन के आसपास के क्षेत्र में होने वाली एक एक्सरसाइज है, नौसेना की एक्सरसाइज है, जिसमें खास तौर पर स्ट्रेटेजिक दृष्टि से चीन को काउंटर करने के लिए भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया ये नेवीज ज्वाइन करती हैं सर। और हर साल लगभग ये भारत के कोचीन के कोस्ट पे होता है। आप एक बेसिकली एक क्वाड ग्रुप। हाँ बताएं सर ये एक क्वाड का इनिशिएटिव है। क्वाड। आप एक नौसैनिक रहे हैं, आपको क्या लगता है कि सामरिक रूप से चीन को गलवान घाटी के बाद जो घटनाक्रम बढ़ा है, अगर सही मायनों में उसकी आर्थिक और सामरिक शक्ति को रोकना है, कम करना है, तो हिंद महासागर के हमारे नौसैनिक अभियान से ही ये किया जा सकता है। चीन के परिप्रेक्ष्य में हमारी नौसेना की क्या भूमिका है? एक नौसैनिक के नाते आप इसको किस रूप में देखते हैं, मुझे विस्तार से बताएं। सर चीन की विस्तारवादी नीति को रोकने के लिए भारत को हर दिशा में काम करना है और भारत हर दिशा में काम करने का प्रयास कर रहा है। उसमें भारतीय नौसेना का एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। चीन की जो फिलहाल स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी है, जिसके तहत वो भारत को चारों तरफ से घेरने का प्रयास कर रहा है, उस प्रयास को रोकने के लिए तथा विश्व के समस्त भाग से भारत को जुड़ने के लिए हिंद महासागर में अपनी प्रेजेंस को अच्छा करना है, भारतीय नौसेना को अच्छा करना है और इस दिशा में हम लगातार काम कर रहे हैं। हालांकि अभी के कुछ ये नौसैनिक के शब्द नहीं होने चाहिए, आप मुझे स्पेसिफिक बताइए हिंद महासागर में क्या करना है। सर हिंद महासागर में वर्तमान में हम बहुत सारे वैश्विक नौसेना की शक्तियों के साथ एक्सरसाइज कर रहे हैं और इसके साथ ही साथ जैसे सेजल्स में हमने अपना नेवी का बेस बनाया हुआ है और चाबाहार से हमने अपना जो टर्मिनल्स बनाए हुए हैं। इसके साथ ही साथ हमने बांग्लादेश, ईरान और नेपाल, जो कि देश चीन के प्रभाव में आ रहे हैं, उनसे भी अपने प्रोजेक्ट मौसम के तहत उनसे संपर्क बना रहे हैं। आप मेरा प्रश्न नहीं समझे, मैं ये कह रहा हूं कि
ये सब हम कर रहे हैं, ठीक है, वो तो करते रहे। भारतीय नौसेना की क्या भूमिका किस रूप में हो सकती है कि चीन के इस विस्तारवादी आक्रामक रवैये को हिंद महासागर से काट मिलेगी? हमारी नौसेना ऐसा क्या कर सकती है या करेगी जिससे कि चीन की आर्थिक गतिविधियों पर असर पड़े? मैं एक नौसैनिक के रूप में सुनना चाहता हूं, ये सामान्य बातें मुझे मत बताइए। सर, एक नौसैनिक के तौर पे मैं ये कहना चाहूंगा कि भारतीय नौसेना को हिंद महासागर में अपने आप को बहुत सारे नेवल एक्सरसाइजेस के थ्रू मजबूत करना है और अपनी मारक क्षमता और पेट्रोलिंग को बढ़ाना है, और जो कि हम कर रहे हैं। ये मुख्य काम हमें क्या असर पड़ेगा सर? इससे चीन की जो एक ये हिंद महासागर में अपनी उपस्थिति को बढ़ाने की और भारत को विश्व से आइसोलेट करने की या विश्व से काटने की। नहीं अमरेश, आपको इसका मतलब ये विषय आपने अभी देखा नहीं है। विश्व व्यापार में चीन का 60% मालवाहक जहाजों का आवागमन हमारे अपने हिंद महासागर के क्षेत्र से होता है। अगर हम उसे बाधित कर दें तो चीन की आर्थिक शक्ति टूट जाएगी, और हमको ये करना चाहिए, बजाय इसके कि हम केवल राजनयिक रूप से कोई समाधान खोजने की कोशिश करें। अगर हम चीन को आर्थिक रूप से कमजोर कर देंगे तो उसकी सामरिक शक्ति अपने आप कमजोर हो जाएगी। इसलिए हमें अपने मालाबार करने का इसलिए मकसद यही है, हमें अपने नौसैनिक अभ्यास बढ़ा देने चाहिए, हमें चीनी जहाजों के आवागमन को अवरुद्ध कर देना चाहिए, हमें उनके व्यापारिक मार्ग जो वो हिंद महासागर से प्रयोग कर रहे हैं उसमें बाधाएं खड़ी कर देनी चाहिए। तो अगर वो दूसरा रूट लेंगे तो बहुत लंबा पड़ेगा, आर्थिक रूप से घाटा उठाना पड़ेगा। और अगर उनका मालवाहक जहाज महीना भर भी हमने रोक दिया हिंद महासागर में तो उनको भारी आर्थिक क्षति होगी। इससे हम बिना एक अपना सैनिक गंवाए, अपना आर्थिक सामरिक शस्त्र इस्तेमाल किए हम चीन की कमर तोड़ सकते हैं। इसलिए हिंद महासागर में नौसेना की उपस्थिति नहीं, सक्रियता को अधिक से अधिक बढ़ाना है। चीन के इस व्यापारिक मार्ग को हमें रोक देना है। ये बहुत बड़ा समुद्री व्यापारिक मार्ग है चीन के लिए, जिसको हम कर सकते हैं। आपका वैकल्पिक विषय क्या था? समाज कार्य सर। समाज कार्य। आपने अपने पद के वरीयता क्रम में क्या क्या दिया हुआ है? सर, मेरा पद के वरीयता क्रम में सिर्फ लेबर इन्फोर्समेंट अफसर है सर। अच्छा, आप सर मेरा, हाँ बताएं। सर मेरा चयन सिर्फ और सिर्फ लेबर इन्फोर्समेंट अफसर के पद के लिए हुआ है, जिसका कारण मेरे विषय विशेष से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन होना था। ठीक। मैंने समाज शास्त्र में ग्रेजुएशन किया है सर, और एचआर में एमबीए किया है, और लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर के लिए ये स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन चाहिए थी, जिसकी वजह से मेरा चयन हुआ है। ठीक बात है। तो आपका जूनियर इंजीनियर के भी पद पर चयन हो चुका है जिसकी ज्वाइनिंग नहीं आई सर। और यदि आपका लेबर एनफोर्समेंट के अधिकारी के रूप में चयन होता है तो दोनों में से आप किसे चुनेंगे और क्यों? सर, मैं लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर को चुनूंगा, और इसका मुख्य कारण है कि मैं भारतीय नौसेना में भी तकनीकी कार्य कर रहा था, और मेरे अंदर एक इच्छा है सर कि मैं समाज से जुड़कर समाज के लिए कुछ करूं। भारतीय रेलवे में जूनियर इंजीनियर के पद पे मुझे काम करने के लिए का अच्छा अवसर मिलेगा, लेकिन मैं जो समाज से जुड़ना चाहता हूं, अपनी उस इच्छा की पूर्ति संभवतः लेबर इन्फोर्समेंट अफसर के पद पर रहते हुए ज्यादा अच्छे से कर पाऊंगा। आप मिर्जापुर के रहने वाले हैं सर। वहां गंगा जी निकलती हैं, गंगा जी का सर जिला है वो सर। तो गंगा की क्या सीमा रेखा है आपके जनपद में, कितनी दूरी तक प्रवाहित होती है? सर सॉरी सर, मैं एग्जैक्ट लेंथ नहीं बता पाऊंगा। अच्छा, लगभग मैं बता सकता हूँ सर, अगर आप परमिशन दें। लगभग बताइए, कहाँ से प्रवेश करती है, किलोमीटर से मिर्जापुर छोड़ती है? सर, मांडा से लेकर चुनार तक लगभग 70 किलोमीटर का डिस्टेंस है सर। अच्छा, मिर्जापुर जिले की क्या विशेषता है? सर, मिर्जापुर जिला की विशेषता अनेक बिंदुओं पर हम देख सकते हैं सर। अगर हम धार्मिक क्षेत्र में देखें तो धार्मिक क्षेत्र में सबसे विकसित जगह है, जहाँ पे कि खासतौर पे माँ विंध्यवासिनी का मंदिर और महात्रिकोण है।
अगर हम आर्थिक क्षेत्र पर देखें तो मिर्जापुर खास तौर पर अपने कालीन उद्योग के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। अगर हम ऐतिहासिक तौर पर देखें तो मिर्जापुर में चुनार का किला काफ़ी प्रसिद्ध है। तो इन अलग अलग बिंदुओं पर मिर्जापुर काफ़ी प्रमुख स्थान है सर। व्हाट इज स्ट्रिंग ऑफ पल्स आपने बोला था, तो हाउ डज इट अफेक्ट इंडिया? स्ट्रिंग ऑफ पल्स का भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? सर, स्ट्रिंग ऑफ पल्स चाइना की एक पॉलिसी मानी जाती है जिसके तहत वो हिंद महासागर में भारत को चारों तरफ से घेरने का प्रयास कर रहा है। इस स्ट्रिंग ऑफ पल्स पॉलिसी के तहत वो बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, पाकिस्तान, इन क्षेत्रों में, और अभी फिलहाल में ईरान का भी इसमें उदाहरण लिया जा सकता है कुछ अंश तक, इन क्षेत्रों से भारत को, और मालदीव्स भी है सर, वो भारत को चारों तरफ से घेरने का प्रयास कर रहा है। इसी को स्ट्रिंग ऑफ पल्स बोलते हैं। ठीक बात है। मैंने इसके इम्पैक्ट के बारे में पूछा था, अगर ऐसा होता है तो भारत पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इसका? सॉरी सर, मैं सवाल क्लियर नहीं सुन पाया। इस पॉलिसी का, चीन की इस पॉलिसी का भारत पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? सर, चीन की विस्तारवादी नीतियां हैं और चीन एशिया में और विश्व में अपने आप को महाशक्ति के तौर पर स्थापित करना चाहता है, और इस महाशक्ति के तौर पर स्थापित करने में उसको अपने मार्ग में सबसे बड़ा बाधक भारत समझ में आता है सर। तो अगर वो इस पॉलिसी में सफल रहा, जिसके तहत वो हम्बनटोटा, कोको आइलैंड, चिटगांव आइलैंड और ग्वादर पोर्ट, फिलहाल चाबाहार में भी प्रयास कर रहा है, अगर वो इस चीज में सफल रहा तो वो भारत को यहाँ पे प्रेशराइज कर सकेगा, दबा सकेगा, और वो वैश्विक शक्ति के तौर पे सामरिक रूप से, रणनीतिक रूप से, तमाम तरीकों से। चलिए, ठीक बात है, आगे बढ़ते हैं। आत्मनिर्भर भारत की कुछ समय पहले भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की। आत्मनिर्भर भारत के 5 स्तंभ बताएं। सर, मैं पूरा नहीं याद कर पा रहा हूं सर, लेकिन मैं कुछ बता पाऊंगा सर। छोड़ दीजिए, इसको पढ़िएगा। वंदे भारत मिशन के बारे में आप क्या जानते हैं? सर, वंदे भारत मिशन कोविड के दौरान में भारत सरकार के द्वारा किया गया वो कार्य है जिसके तहत पूरे विश्व से कोविड के संक्रमित देशों में जो भारतीय फंसे थे उनको वहां से भारत में लेके आने का कार्य किया गया है। So you are a textile engineer. Tell me, what is the difference between textile and fabric? So textile is so fabric is just made up of fibers and basically a raw thing. And when we talk about textile, it comprises of different type of fabrics, different type of things which can be made from these fabrics. Like we can also use these textile fabrics for the non-aesthetic purpose, like in like PPE kit, that is purely a non-aesthetic technical textile. So it is also it is modified version of a textile, modified version of a. India has always been a center for textile production since the medieval times. But why after independence textile industry declined in India? And you are a resident and native of Uttar Pradesh. Once Kanpur was known as the textile hub of India, textile hub of the country, and Manchester at the east. Why especially in Kanpur you see disintegration and decline of textile industry? And what can be done to revive? What can be your suggestive measures? Sir, textile sector see decline after the liberalization, privatization and globalization era, mainly because private sector has come up, so various competition has increased. So various textile industries which were in the Kanpur and in Uttar Pradesh, they got failed because their product became expensive in compared to the other private sector textile mills. So they saw the closure and according to me, the main reason is
the government policies like very complex policies, labor laws, tough labor laws, which led to the closure of the small textile mills in North India. And it can be improved by making the simplification of labor laws, simplification of tax structure, and providing incentives and credit to the MSMEs, which the present government is doing at best. And they are promoting the textile sector like anything before. And they came up various policies like textile and loom promotion scheme and textile garmenting scheme, which recently launched. Okay. What was your optional subject in this exam? My optional subject is political science and international relations. Political science and international relations. Have you heard of cold start doctrine? Yes, a cold start doctrine is Indian Army's strategy which they have made in case of any in case of any nuclear attack or sudden attack, preemptive attack on a country. And under the cold start doctrine, everything has not been revealed, but it has been known that they will assemble the force and force weapons within 2-3 days in a very small amount of time. थोड़ी सी बात करते हैं करंट अफेयर में कोविड की। अभी सर ने आपसे पूछा था ध्रुवास्त्र के बारे में, बालासोर उड़ीसा से उसका प्रक्षेपण हुआ है, कल के न्यूज में था ये। अब हम थोड़ी बात करते हैं कोविड की। ये बताइए सोशल और इकोनॉमिक इम्पैक्ट की अगर हम बात करें तो क्या क्या सोशल और पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट हुए कोविड के? 3 पॉइंट्स में बताइए केवल। सोशल इम्पैक्ट में अगर हम नेगेटिव इम्पैक्ट की बात करें तो जो कि मैन इज अ सोशल एनिमल, तो वो सबसे मिलना जुलना उसका कम हो गया है, जिससे उसका थोड़ा मेंटल बैलेंस थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है और सुसाइड केसेस और मेंटल डिस्टर्बेंस केसेस बढ़ रहे हैं। और चूंकि मेल मेंबर्स पूरा दिन घर में रहते हैं तो हाउसवाइफ्स के लिए ही डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस भी बढ़ रहे हैं। और बच्चों के लिए बहुत समस्या है, उनकी एजुकेशन बहुत इम्पैक्ट हो रही है, क्योंकि ऑनलाइन लर्निंग क्लासरूम लर्निंग का कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। ऑनलाइन लर्निंग के बहुत ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं। और अगर हम देखें सोशल इम्पैक्ट के पॉजिटिव इम्पैक्ट्स, तो पॉजिटिव इम्पैक्ट ये है कि फैमिली को साथ में टाइम बिताने का समय मिला है और उनकी फूड हैबिट्स में बहुत इम्प्रूवमेंट आया है, बाहर का नहीं खा रहे हैं। और उन हेल्थ सेक्टर में बहुत इम्प्रूवमेंट आया है। अब हमारा हेल्थ सेक्टर धीरे धीरे बहुत ही ज्यादा प्रोएक्टिव हुआ है और टेस्टिंग लैब्स और ये सब इंक्रीज हुई हैं। और अगर हम इकोनॉमिक इम्पैक्ट की बात करें कोविड की, तो इकोनॉमिक इम्पैक्ट में नेगेटिव इकोनॉमिक इम्पैक्ट सबसे ज्यादा है, माइग्रेंट इशू हुआ है। एंड नेगेटिव में एमएसएमई इंडस्ट्रीज को बहुत इम्पैक्ट पड़ा है, लेबर्स नहीं मिल रहे हैं या फिर लेबर चार्ज ज्यादा कर रहे हैं और पूरी अर्थव्यवस्था बिगड़ गई है कोविड के बाद। ओके। और मैम, यस मैम, इसी में अगर हम बात करें तो एक शब्द काफी प्रयोग में आ रहा था, कम्युनिटी ट्रांसमिशन। कम्युनिटी ट्रांसमिशन क्या है और क्या भारत कम्युनिटी ट्रांसमिशन के स्टेज तक पहुंच चुका है? मैम, कम्युनिटी ट्रांसमिशन ये पता लगाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है कि कहाँ से किससे फैला है। तो अभी भारत में वो स्थिति नहीं आई है कि हम उसे कम्युनिटी ट्रांसमिशन कह सकते हैं, लेकिन अगर इसी तरह कंट्रोल नहीं हुआ तो आगे कम्युनिटी ट्रांसमिशन का खतरा है। ओके। ये बताइए, बीच में एक शब्द काफी प्रयोग में आया था, रिपर्पसिव ड्रग्स, पढ़ा था आपने? सॉरी मैम, आई हैवंट हर्ड दिस वर्ड। ओके ओके। तो ये इसी को लेकर के अगर हम थोड़ी सी बात और करें तो इसके प्रिकॉशन के लिए हम मास्क यूज कर रहे हैं। अभी गवर्नमेंट ने N95 मास्क पे रोक लगाई है,
N95 मास्क है क्या और क्यों इनको बैन किया गया है, कुछ इसके बारे में बताइए। मैम N95 मेनली हेल्थ पर्सनल के लिए था, लेकिन N95 मास्क को बैन इसलिए किया गया है क्योंकि उसमें जो वॉल्व प्रोवाइड होता था एक मास्क के साइड में या सेंटर में, तो उस जो वॉल्व था वो वायरस को रोकने में उतना इफेक्टिव नहीं था, उससे ट्रांसमिशन का खतरा था, तो इसलिए N95 को प्रयोग ना करने की सलाह दी गई है। अगर उसमें वॉल्व ना हो तो क्या हम उस मास्क का प्रयोग कर सकते हैं? Yes ma'am, then it will be safer for to use. ओके, वेरी गुड। अब हम थोड़ा सा आते हैं वुमेन एम्पावरमेंट की तरफ। ये बताएं वुमेन एम्पावरमेंट से आप क्या समझती हैं हर्षिता? मैम वुमेन एम्पावरमेंट मीन्स कि वुमेन को सोशली, इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली उसको स्ट्रेंथन करना और उसको इक्वल सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक राइट्स मिलने चाहिए। कुछ ऐसी स्कीम्स के बारे में बता सकती हैं गवर्नमेंट की जो इस वुमेन एम्पावरमेंट से जुड़ी हो? मैम वुमेन एम्पावरमेंट के लिए वेरियस स्कीम्स आर देयर लाइक कन्या सुमंगला योजना, दैट इज टू एम्पावर द गर्ल चाइल्ड। 6 फेजेस में उनको 15,000 रुपीज दिए जाएंगे। एंड उज्ज्वला स्कीम प्रोवाइडिंग द LPG सिलेंडर so that they will be so they health issues ना हो। और ये तो उज्ज्वला योजना के अंतर्गत है ना? Yes ma'am. And Mahila Shakti Kendras are there where they will get a one-stop solution for their skills and whatever the schemes are there, they will get awareness about those schemes at the Mahila Shakti Kendras, so it will act as an empowerment for them. अच्छा, अभी गवर्नमेंट ने ODOP स्कीम चलाई है, आपके शहर में कौन सा प्रोडक्ट सिलेक्ट हुआ है ODOP में? मैम मैं बरेली से हूँ, वहाँ से मैम जरी और जरदोजी का प्रोडक्ट सेलेक्ट हुआ है। अच्छा, इंटरनेशनल लेवल पर जो करंट अफेयर्स की घटनाएं हैं उनमें से 2-3 का चयन करके आप हमें बताइए, वो चर्चित हैं और क्यों चर्चित हैं, उसका क्या इम्पैक्ट है भारत पर? इंटरनेशनल लेवल पे जो न्यूज चल रही है उसके बारे में आप बात कर रहे हैं? सर पहला तो ये कि ईरान और चाइना के बीच जो रिलेशनशिप है उसके बारे में एक न्यूज़पेपर में आजकल बात आ रही है। दूसरा, जो कोरोना से संबंधित जो रोज अपडेशन आ रही है उसमें यूएसए जो है वो नंबर 1 पे है। तीसरी न्यूज ये कि इंडिया और चाइना के रिलेशनशिप पे भी काफी खबरें आजकल समाचार पत्रों में देखने को मिल रही है। चलिए, ये अंतर्राष्ट्रीय खबरें हो गई। राष्ट्रीय स्तर पर 5 समसामयिक ज्वलंत मुद्दों पर बात करिए। सर, सबसे पहला तो जो इशू है वो कोविड-19 से ही रिलेटेड है, क्योंकि आज की तारीख में भी सबसे ज्यादा केसेस रजिस्टर किए गए हैं इंडिया में। एक तो पहला इशू ये है। दूसरा, रिसेंटली झारखंड गवर्नमेंट ने भी जो मास्क नहीं लगाते हैं उनको 1 साल की जेल का प्रावधान किया है। ये दूसरा एक न्यूज है नेशनल लेवल पे। तीसरी ये है कि जो राजस्थान में एक पॉलिटिकली अनस्टेबिलिटी देखने को मिल रही है, वो एक न्यूज है। चौथा, सर विकास दुबे के इनकाउंटर पे भी कई सारी इश्यूज पर्सपेक्टिव। अच्छा, अभी N95 मास्क की बात चल रही है। N95 मास्क को बैन किया है गवर्नमेंट ने, तो N95 मास्क का क्या मतलब है और क्यों फिर इसको बैन किया गया? मैम, N95 मास्क को WHO ने एक सबसे अच्छा मास्क बताया था जब ये इमरजेंसी घोषित की गई थी, नेशनल हेल्थ इमरजेंसी घोषित की गई थी। लेकिन इसमें इशू ये N95 में जो रेस्पिरेटरी वॉल्व लगा होता है उसको हेल्थ मिनिस्ट्री ने एक कंसर्न बताया है, क्योंकि
इसमें हम बाहर से जो सांस ले रहे हैं, बाहर से जो हवा हम ले रहे हैं वो तो ठीक है, छन के आएगी, लेकिन जो हम अगर कोरोना पॉजिटिव हैं और हम अगर अपनी सांस को बाहर छोड़ रहे हैं तो ये औरों के लिए एक चिंता का कारण है। तो ये इस वजह से हेल्थ मिनिस्ट्री ने कंसर्न जताया है और इसको बैन किया है। करुणा, आपने सर्विस प्रेफरेंस में क्या क्या भरा है? मैम, सर्विस प्रेफरेंस में मेरा पहला प्रेफरेंस डिप्टी कलेक्टर है, पुलिस उपाधीक्षक है, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी है और डिस्ट्रिक्ट पंचायती राज अधिकारी है और उसके बाद उप सचिव शहरी नियोजन। अच्छा, आप मानते हैं आपका चयन डिप्टी कलेक्टर के पद पर हो गया और आप किसी सब डिविजनल मजिस्ट्रेट बनाई गई, तो कुछ महिलाओं की स्कीम्स के बारे में बताते हुए आप अपने क्षेत्र की महिलाओं को कैसे उसका लाभ देंगी, ये बताएं। मैम, एक स्कीम जो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा चलाई जा रही है, कन्या सुमंगला योजना, जो मुझे लगता है कि मेरा ऐसा मानना है कि बहुत अच्छी स्कीम है, जिसमें गर्ल्स की एजुकेशन पे काम किया जा रहा है और उस गर्ल्स की एजुकेशन को बहुत अच्छे लेवल पे इंश्योर किया जा रहा है कि अगर लड़की 8th स्टैंडर्ड तक पढ़ लेती है तो उसको एक फिक्स प्राइज मनी दी जाएगी, अगर वो 12th पास कर लेती है तो उसे एक फिक्स प्राइज मनी दी जाएगी। इस तरीके से लिंग असमानता जो है वो कम की जा सकती है। दूसरी, स्वधार योजना जो महिलाओं के लिए चलाई जा रही है, जो निराश्रित महिलाएं हैं उनके एम्पावरमेंट के लिए ये स्कीम चलाई जा रही है। तो मेरा ऐसा मानना है कि ये दो स्कीम बहुत अच्छी है। इसके अलावा महिला सुरक्षा कवच योजना एक बहुत अच्छी स्कीम है कि जो महिलाएं रात में ट्रैवल करती हैं उनके लिए फीमेल कांस्टेबल जो है वो जगह जगह पे मौजूद रहे और उनके लिए हेल्पलाइन नंबर जारी की गई है 112, जिसपे अगर कोई महिला रात में ट्रैवल कर रही है तो अपने आप को सुरक्षित महसूस। यस मैम। करुणा, अपनी 3 मेरिट्स और 3 डिमेरिट्स के बारे में बताएं। मैम, मेरी जो पहली मेरिट है वो यही है कि मैं एक बहुत ही बैलेंस्ड लड़की हूँ और किसी भी सिचुएशन, किसी भी टाइम में जो मेरा डिसीजन होता है वो बहुत ही बैलेंस्ड अप्रोच रहता है मेरा। दूसरा ये है कि मैं किसी भी एडवर्स सिचुएशन में बहुत ही पॉजिटिव रहने की कोशिश करती हूँ और तीसरा ये है कि मैं एक ऑनेस्ट लड़की हूँ, जो कि जो शायद आने वाले समय में अगर मैं भविष्य निकट में किसी प्रशासनिक पद पे रहूंगी तो वहां पे भी मैं इसे कायम करके रख सकती हूँ। और अगर मैं अपनी डीमेरिट की बात करूँ तो पहला यही है कि मैं बहुत सहज किसी पे भरोसा कर लेती हूँ, जो कभी मेरे लिए ठीक नहीं होता। दूसरा यही है कि कई सिचुएशन में मैं थोड़ी इमोशनल भी हो जाती हूँ, जिसपे मुझे काम करना है और अच्छे से। तीसरा ये है कि मैं जल्दी ना नहीं कह पाती और इसकी वजह से कई बार थोड़ा मेरा काम अनप्रोडक्टिव हो जाता है और मुझे उस पर भी काम करना है कि अगर मैं ना कहना सीखती भी हूँ तो शायद मेरा काम थोड़ा ज्यादा प्रोडक्टिव हो जाए।